नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ आलोक। चुनावी फिजा है हर तरफ, या यूं कहें कि हर राज्य में करीब करीब चुनावी बयार बह रही है। हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए 68 सीटों पर विधानसभा चुनाव का मतदान जारी है, तो गुजरात में भी प्रचार किस कदर जोरों पर है। और बात करें उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में उपचुनाव की सरगर्मियां इन दिनों जोरों पर हैं। 3 सीटें हैं, मैनपुरी की बात करें, रामपुरी की बात करें, रामपुर की, और साथ ही साथ मुजफ्फरनगर की खतौनी सीट। तो इन 3 सीटों पर होना है उपचुनाव, जिसको लेकर के फिलहाल प्रत्याशी जो हैं वो पार्टियां जो हैं अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। लेकिन अगर मैनपुरी सीट की अगर बात करें, अगर रामपुर सीट को लेकर के बात करें, तो जो समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। और इस बीच जो समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषित किया उसको लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी के पास फिलहाल किस तरीके से क्या कुछ अपना दांव है, क्या कुछ पैतरा है, तो 3 सीटों पर किस तरीके से चुनावी समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, इस पर भी आज हम बात करेंगे। तो बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में उपचुनाव का ऐलान और छिड़ गया है घमासान। अपने ही गढ़ में प्रतिष्ठा बचाने का रण और विकास की बात या विरासत का साथ, तो बीजेपी के लिए क्या कुछ चुनौतियां हैं। मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव, रामपुर खतौली में भी उपचुनाव, तो अब अन्य दलों के सामने क्या कुछ चुनौतियां हैं, मैनपुरी में किसकी किस्मत चमकेगी, ये ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज हम आए हुए मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे। और बिना कुछ देर के हुए जल्दी से आए हुए मेहमानों का अपने दर्शकों से तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका जी हैं। प्रियंका गुप्ता जी, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। और इसी के साथ साथ अपने दर्शकों को बता दें, हमारे साथ तो स्टूडियो में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनीष सिंह जी हैं। मनीष जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। रजनीकांत मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता आरएलडी। रजनीकांत जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। और राघवेंद्र सिंह जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ। राघवेंद्र जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जी जुड़ेंगे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सवालों और जवाबों के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊं, मैं सबसे पहले आज मनीष जी के पास आ रहा हूं। मनीष जी, जब से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया है डिंपल यादव को, उसके बाद एक तरीके से कहा जाए कि माहौल बनता नजर आ रहा है। माहौल कहें या यूं कहें कि लगातार ये कह रहा है कि नेताजी की विरासत को अब डिंपल यादव संभालेंगी, और वो वहां पर एक जनता की भी वहां की मांग थी। तो किस तरीके से अब आप लोग आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं? आलोक जी, हम सबसे पहले शुक्रगुजार हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, जिन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पार्टी के नेताओं का, स्थानीय स्तर के जो मैनपुरी के जो नेता हमारी पार्टी के हैं, कार्यकर्ता हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उन सभी की भावनाओं को उन्होंने समझा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सभी ने निवेदन किया था कि आदरणीय श्रीमती डिंपल यादव जी हमारी पार्टी के लिए सबसे बेहतर उम्मीदवार होंगी, और उनको पार्टी अगर उम्मीदवार बनाती है तो मैनपुरी की जो सीट है वह तो हम जीतेंगे ही, उसके साथ जो एक उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में जो उसका एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, उससे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी एक सामंती राजनीति को जमीन पर उतारने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दबंगई करने की, गुंडई करने की जो राजनीति में परिपाटी लेकर के आई है, मतदाताओं को उनको घरों में कैद करने की जो परिपाटी लेकर के आई है, इससे बहुत ही आज के समय में लोकतंत्र को बहुत ही लोकतंत्र को नुकसान पहुंच रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब हम आजमगढ़ में चुनाव हो रहा था, जब रामपुर में उपचुनाव हो रहा था लोकसभा का, तो आपने उपचुनाव के समय में देखा होगा कि रामपुर में 37% मात्र मतदान हुआ था। आप सोच सकते हैं कि रामपुर बहुत ही मतलब देश और दुनिया में रामपुर लोकसभा क्षेत्र का एक नाम है। वहां के लोगों को मतों से वंचित किया गया। वहां के लोगों को पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा रेड कार्ड जारी करके ग्राम प्रधानों को, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को, पार्टी के नेताओं को रेड कार्ड जारी करके उनको घरों में कैद कर दिया गया, रोक दिया गया। और बड़े बड़े गांव में 2-2, 4-4, 5-5 लोग बमुश्किल निकल पाए और मतदान स्थल तक जा पाए। बहुत सारे लोग अपने मतदान से वंचित रह गए थे। इस मैनपुरी के चुनाव में, रामपुर के चुनाव में और खतौली के चुनाव में आपको एक बात देखने को मिलेगा कि समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस लिया है, और समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता और हर नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की नीतियों, सिद्धांतों और विचारों को लेकर के हर तरह से संघर्ष करने को तैयार है, इसलिए कि वह नेताजी की धरती है। नेताजी को वहां के लोगों ने अपना बेटा माना, नेताजी को धरती पुत्र कहा गया।
आज उनके विचार इतने प्रासंगिक हैं कि देश और दुनिया में समाजवादी आंदोलन के जननायक के रूप में नेताजी को जाना जाता है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विकास के जो कार्यक्रम किए हैं अपने 2012 से 17 तक, उसके आधार पर हम मैनपुरी की, रामपुर की और खतौली की जो सीट है उसको बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। तीनों सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है। मैं एक बार राघवेंद्र जी के पास आ रहा हूं। राघवेंद्र जी, देखिए अब की समाजवादी पार्टी ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है, खास करके चाहे वो प्रत्याशी के चयन को लेकर के हो और चाहे वो ईवीएम को लेकर के हो, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के। आलोक जी, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र ने बड़े भारी भारी शब्दों का उपयोग किया। भारतीय जनता पार्टी सामंती राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी करती है, भारतीय जनता पार्टी बदप्रतिशत गिरा देती है। कमाल की बात करते हैं भाई, अपने गिरेबान में ये नहीं झांकते हैं। आम चुनाव जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें ये बुरी तरह क्यों हारे थे? उसके बाद 6 महीने के अंतर में 3 सीटों पर चुनाव हुआ आलोक जी, 2 लोकसभा चुनाव और 1 विधानसभा चुनाव। उसमें किस तरीके से प्रचार किया इन्होंने वो जनता है। रामपुर और आजमगढ़ में और गोला में तीनों सीटों पर इनके जो मुखिया वो चुनाव प्रचार ही करने नहीं गए। अब मुलायम सिंह यादव जो दिवंगत हो गए थे, गोला का जब विधानसभा चुनाव था तो उनके पीछे छिपने का काम बोले कि हम लोग जो है शोक मना रहे हैं, इसलिए गोला के प्रत्याशी के प्रचार में नहीं जाएंगे। आलोक की दुनिया जानती है सनातन धर्म में जो 13 दिन की होती है उसका लोग अपने काम पे निकल आते हैं। ये किस तरीके से राजनीति करते हैं ईश्वर जाने ये क्या है। भारतीय जनता पार्टी है, मैं अपने विषय पे आना चाहता हूँ। उनके विषय में तो बोलने के लिए बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे विषय हैं। हम लोग देखिए जब चुनाव का काम करते हैं, चाहे सांसद हो चाहे सभासद हो, पूरी ऊर्जा और तेवर के साथ चुनाव लड़ते हैं। ये जो उपचुनाव हुआ था आलोक जी, इसमें हमारी कहीं न केंद्र की सरकार प्रभावित हो रही थी न उत्तर प्रदेश की सरकार प्रभावित हो रही थी। हम लोग इसको ऐसे ही चुनाव लड़ते, अगर हमारे प्रत्याशी हार भी जाते तो हमारी सेहत पे कहीं कोई नुकसान होने वाला नहीं था। लेकिन हम लोगों ने पूरी ऊर्जा और ताकत से चुनाव लड़ा। परिणाम स्वरूप हमें 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई। आलोक जी, अखिलेश यादव भी वास्तविकता में यही जानते थे कि अगर ये गोला सीट और आजमगढ़ और रामपुर अगर हम जीत भी जाते हैं, ना केंद्र की सरकार प्रभावित होती है ना उत्तर प्रदेश की सरकार प्रभावित होती है। अच्छा सुनिए, आपने सीटों के प्रभावित को लेकर के होने की बात की, आपकी सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आपने कहा ठीक है मान लिया, पार्टी की सेहत पर भी मान लिया। लेकिन मैं आम जन को लेकर के एक सवाल राघवेंद्र जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, और ये सवाल इसलिए जब उपचुनाव को लेकर, मैं बहुत पहले की कोई बात नहीं कर रहा हूं, उपचुनाव को लेकर के देखिए जब हुआ लखीमपुर खीरी सीट को लेकर के समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया ईवीएम को लेकर के, और अभी 10,000 पन्नों की देखिए रिपोर्ट भी मेल करी है। नहीं ठीक है, 10,000 पन्नों की मेल की है, जरा उसके संदर्भ में प्रेस भी कर लिए होते हैं जी। उन्होंने कहा था अखिलेश यादव ने, 1 मिनट आलोक जी, कि हर विधानसभा सीट से 20,000 कार्यकर्ता, ये कार्यकर्ता नहीं, यादव और मुस्लिम वर्ग के 20,000 लोगों के नाम काट दिए गए। आलोक जी, उन्होंने यही कहा था। ये किस तरीके से 20,000 की गणना पे पहुंचे, ये मेरी समझ में तो नहीं आता है। अगर इनके पास 20,000 की संख्या थी तो इतने दिन ये क्या करते रहे जी? ये लोग सब ये पहली बार ये फंसे हुए हैं चुनाव आयोग के चक्रव्यूह में। देखिए ये क्या जवाब देते हैं। इनका कहने का तात्पर्य है उत्तर प्रदेश से 8 करोड़ नाम काट दिए गए। 24 करोड़ की आबादी में 8 करोड़ नाम काट दिए गए और इनके पास उन सबके नाम है। देखिए आगे आगे होता है क्या, तेल देखिए। चलिए फिलहाल आगे देखते हैं कि 3 सीटें जो हैं कि इस बार अगली चीजें क्या कुछ चीजें आती हैं, क्या कुछ आरोप लगते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक बार मैं रजनीकांत मिश्रा जी के पास आ रहा हूं। रजनीकांत जी, जब हम 3 सीटों को लेकर के बात कर रहे हैं, तो जो तीसरी सीट है खतौली को लेकर के आपकी पार्टी फिलहाल किस तरीके से वहां पर प्रचार कर रही है और जीत को लेकर के किस तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है? देखिए, खतौली की सीट एक हम राष्ट्रीय लोकदल की सीट रही है। वहाँ मेरे विधायक 6 बार हमारे विधायक रहे हैं और पिछली बार भी हम 84,000 वोट मुझे मिला था, उससे ज़्यादा मिला था। 38% मेरे वोट परसेंटेज थे जी। और 41 समथिंग पर भाजपा का विधायक वहाँ सैनी जी जीते थे। मेरे विधायक वहाँ मेरे प्रत्याशी वहाँ राजपाल सैनी जी थे। इस बार ये चुनाव हम निश्चित जीत रहे हैं और इसकी तैयारी हमारी चल रही। देखिए, कल हमारी 3 जगहों पे रैलियां हैं खतौली में, जिसको जैन जी संबोधित करेंगे और हम उस पर लग गए। देखिए, पीपल हैडी है, खैड़ी कुरेस है, मंसूरपुर, ये 3 जगहों पे जो है ये कल मेरी रैलियां हैं।
हम लोग इस चुनाव में एकदम लगे हुए हैं और ये निश्चित है कि ये खतौली सीट हमारे गठबंधन के खाते में आने जा रही है और इस पे हमारी तैयारी है। प्रत्याशी की भी घोषणा 1-2 दिन के अंदर आपको हम जी उस पे हो जाएगी। उस पर भी मंथन चल रहा है कि कौन चुनाव लड़ेगा। रजनीकांत जी, आपको वो कौन से मुद्दे लगते हैं जिनको लेकर के अब मतदाता जो है वो आपकी पार्टी को वोट देगा? जी, चुनाव तो मैं पिछली बार भी जीत गया होता, लेकिन कुछ मुद्दे, कुछ ऐसी चीजें थी जिसपे थोड़ा सा हम लोग ध्यान नहीं दे पाए। ये कहिए कि हम उस तरह के काम कर ही नहीं सकते थे जो हुआ, वरना बहुत ज्यादा अंतर जीत का नहीं था। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर तो हम 100 वोट के अंतर पे चुनाव हारे। हमारे मुंशी रामपाल जी चुनाव जीत के हरा दिए गए। 214 वोट से 317 वोट से हम जीत चुके थे, 214 वोट से मुझे चुनाव हरा दिया गया। मैं जब तक चुनाव आयोग यहां दौड़ूं तब तक वहां रिजल्ट घोषित हो गया। जी देखिए, वहां पे खतौली ही सबसे ज्यादा प्रभावित है किसानों के मुद्दे पर। गन्ना का भुगतान आज तक नहीं, किसानों के मुद्दे पर कोई काम आज तक नहीं। वहां जितनी भी दुर्व्यवस्था है खतौली में है, क्या ये मुद्दे कम हैं जी पब्लिक के बीच में जाने के लिए? वहां के लोग परेशान। अभी देख लीजिए, डेंगू का कहर है, इस पर इनकी कोई बात नहीं। ये बार बार कहते हैं, अपने पता नहीं किस तरह से कहते हैं कि हम 24 घंटा चुनावी मोड में रहते हैं। जनता के मोड में कब रहते मेरे समझ में नहीं आता। ये अभी डेंगू पर कोई चर्चा नहीं, इनकी सरकार से कोई काम नहीं। लखनऊ दूसरे नंबर पर है, न इनके वहां से कोई काम है न कुछ है। हम लोग उस पर ज्ञापन और जितनी जो कर सकते हैं लड़ाई लड़ रहे हैं, जाके दे रहे हैं। अभी मैं परसों चलिए आज ही वैसे डेंगू को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डेंगू को लेकर के और कोरोना को लेकर के अधिकारियों को साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। किया होगा लगातार। आज मुझे इसकी जानकारी नहीं, आज उन्होंने किया होगा, लेकिन अभी कल तक इस पर कुछ नहीं था। परसों मैं आज का आपको लेटेस्ट अपडेट बता रहा हूँ। सुनिए, परसों हम लोगों ने इस पर तमाम ज्ञापन देने का काम किया है। हो सकता है संज्ञान में आया हो, बुद्धि हो सकता है आपकी खबर का असर हो, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने बैठक की है जिस अभी तक कोई इस पे चर्चा नहीं। टीम 9 के साथ एक काम ये लोग करते हैं कि एक कोई चीज अनाउंस कर देंगे कि जैसे 15 दिन में गड्ढा मुक्त कर देंगे पूरे उत्तर प्रदेश की सड़क, जो न प्रैक्टिकल है न कहीं से लॉजिक है न कुछ है। उसमें ये गुमराह करने की जो बात है, इस पर ये 24 घंटा चुनावी मोड में रहेंगे। अरे भैया, जनता के मोड में भी आ जाओ, चुनावी मोड में तो रहना ही है। और जहां तक बात है, तीनों सीटें हमारा गठबंधन ये चुनाव जीत रहा है। तीनों सीटों को लेकर के आप भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। एक बार मैं प्रियंका जी के पास आ रहा हूं। प्रियंका गुप्ता जी, एक बार फिर से स्वागत करूंगा। देखिए, अब आपको लग रहा होगा बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है, आरएलडी अपनी तैयारी कर रही है, समाजवादी अपनी पार्टी तैयार कर रही है। अब मैं आपसे सवाल क्या करूं प्रियंका जी, मुझे आप ये बताइए। देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, जैसा कि अभी बता रहे थे कि डेंगू के बारे में जो डिस्कशन हो रहा था, तो मैं सबसे बड़ी बात यही कहूंगी कि उत्तर प्रदेश सिर्फ चुनाव का गढ़ नहीं है कि आप जहां उपचुनाव है वहां पूरी एनर्जी लगा दीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता जो आज सफर कर रही है, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, ये कंडीशन है। और आप देखिए कि इस तरह से फॉगिंग कहीं बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। तो समस्या ये है कि इसको युद्ध स्तर से हैंडल करना होगा। और ये बात बहुत देर से समझ में आई, पर जब भी समझ में आई उस पर काम करना होगा। क्योंकि आज अगर अस्पताल में बेड नहीं है, अगर मरीजों को प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो ये किसकी कमी है? ये इस उत्तर प्रदेश सरकार की, जो डबल इंजन की सरकार है, उसकी कमी है। क्यों नहीं पहले से तैयारी की गई? आपको हमेशा पता है कि मलेरिया और डेंगू इस समय आता ही आता है, तो पहले से तो तैयारियां थी नहीं, पर समय आने पर भी तैयारी नहीं है। अस्पताल में दवाओं को लेकर, बेड को लेकर आप देखिए किस तरह से मारामारी मची हुई है। अगर आप किसी अस्पताल में फोन मिलाकर पूछ लीजिए, अगर बेड मिल जाए तो गारंटी। मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ चुनाव लड़ने से कि मैं भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, तैयारी में लगी रहती है, तो ये तैयारियां करना किसका? ये बात आप कहीं इसलिए तो नहीं कह रहे कि चुनाव में आपकी पार्टी की उत्तर प्रदेश में उतनी सक्रियता नजर नहीं आ रही है, इसलिए सवाल के बदले सवाल? नहीं, सवाल के बदले सवाल नहीं, विपक्ष का काम सवाल है जी। विपक्ष ये भी तो पूछेगा कि आप चुनावी मोड से बाहर आकर कम से कम जनता के जो दुख दर्द हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, उस पर कब बात करेंगे? आप नहीं बोलेंगे। आप नहीं बोलेंगे कि आपने 400% फीस बढ़ा दी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, बच्चे कहाँ से वो फीस लेकर आएंगे? आप नहीं बोलेंगे कि आपकी नाक के नीचे कितना भ्रष्टाचार हो रहा है और उस भ्रष्टाचार को लेकर आपने आंखें, नाक, मुंह बंद कर रखा है। आयुष विद्यालय में भर्ती को लेकर घोटाले चल रहे हैं, आपके कुलपति घोटाले कर रहे हैं, आपके हर डिपार्टमेंट में घोटाले चल रहे हैं। आप तो यही कह के आए थे कि भैया भ्रष्टाचार नहीं होगा हमारी सरकार में।
तो इन पर कब बात करेंगे? क्या चुनाव में जनता इन सब बातों पर पूछेगी नहीं आपसे? जी चलिए, अगर जनता ये भी पूछेगी तो जनता फिर ये भी जानना चाहती है कि उपचुनाव में आखिर कांग्रेस की भागीदारी कहां पर है, कितनी है उपचुनाव में? क्या सिर्फ और सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के जरिए एक संदेशा देने की कोशिश करेगी, या उपचुनाव में भी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति में एक शानदार उपस्थिति दर्ज कराएगी? मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस पूरी कवायद के बीच में दिलीप यशवर्धन जी का स्वागत करना चाहूंगा और दिलीप जी के पास आऊंगा। दिलीप जी, मैं उपचुनाव को लेकर के बात कर रहा हूं, चुनावी कवायद को लेकर के बात कर रहा हूं, मैनपुरी में किसकी किस्मत चमकेगी, खतौली में किस तरीके के समीकरण नजर आएंगे, आरएलडी का क्या होगा? इस पूरी कवायद के बीच आपको इस उपचुनाव में किस तरीके के समीकरण नजर आ रहे हैं आरोप प्रत्यारोप के बीच, और चाहे प्रत्याशियों के चयन को लेकर के अगर बात करें तो? आलोक जी, तीनों सीटों पर अलग अलग बात करेंगे। मैनपुरी, रामपुर और खतौली सीट को। सबसे पहले मैनपुरी की सीट से बात करते हैं। मैनपुरी की सीट स्वर्गीय नेताजी की सीट है। भारत देश में तमाम मुद्दों के बाद और तमाम मुद्दों के ऊपर एक इमोशन ऐसा मुद्दा है जो सारे मुद्दों को खत्म कर देता है, और जहां पर इमोशनल कनेक्ट होता है वहां पर हर अच्छा और बुरा मुद्दा किनारे हो जाता है। तो जो मैनपुरी की सीट है, मैनपुरी की सीट में पूरा का पूरा मुद्दा इमोशन से जुड़ा है, और वो इमोशन नेताजी के साथ जुड़ा हुआ है। और नेताजी एक लोकप्रिय नेता थे। मुलायम सिंह जी ने पार्टी खड़ी करी, बहुत कुछ किया, वो सारी बातें अलग है, लेकिन वो जो गढ़ है वो उनका गढ़ है, और वहां पर आदमी दिल से स्वर्गीय नेताजी को चाहता था। तो आज जो बाईपोल होने जा रहे हैं, उस बाईपोल में कोई मुद्दा काम नहीं करेगा, सिर्फ ये मुद्दा काम करेगा कि ये मुलायम सिंह जी की सीट थी और ये मुलायम सिंह जी को जानी है, मतलब कि समाजवादी पार्टी को जानी है। कैंडिडेट कोई खड़ा हो जाए वहां पर, वो सीट मुलायम सिंह जी के नाम पर समाजवादी पार्टी को जीतनी है और वो जीतेगी वहां पर। चाहे भारतीय जनता पार्टी अपना जितनी ताकत झोंकनी है झोंक ले, वो समाजवादी को नहीं हरा पाएगी, और बाकी किसी पार्टी के तो वहां एंट्री लेने की बात भी नहीं। और रामपुर में, रामपुर का जो मुद्दा है वो फंसा हुआ है, क्योंकि रामपुर में जो सीट थी आजम खान की, आजम खान डिस्प्यूटेड आदमी है, बहुत दिनों से डिस्प्यूट में चल रहे हैं। वहाँ उनकी जौहर यूनिवर्सिटी का तमाम मामला उभारा, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी एफआईआर उनके ऊपर हुई, बहुत सारी पुलिस कार्रवाई हुई, वो अपनी पार्टी से भी नाराज हुए, वहाँ का मुसलमान भी उनसे नाराज है। तो वहाँ पर कांटे की टक्कर है, वहाँ पर समाजवादी पार्टी को बहुत फाइट करने की जरूरत है अगर वो सीट बचानी है तो, वरना वो सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी इस बात का पूरा फायदा उठाएगी। जी, रही बात खतौली सीट की, खतौली सीट पर जो वहाँ के भाजपा के विधायक थे उनको पार्टी से निष्कासित, मतलब उनकी सीट खारिज करी गई है। तो खारिज करे जाने का फायदा अगर आरएलडी वहां ले सकती है, जैसे पिछली बार 6 बार से आरएलडी के विधायक थे, पश्चिम का क्षेत्र है, किसानों का मुद्दा है, आरएलडी का क्षेत्र है, वो समाजवादी पार्टी उनके साथ में है। अगर आरएलडी और समाजवादी मिलकर के थोड़ी सी कोशिश कर लेंगे तो हो सकता है कि ये सीट उनके खाते में चली जाए, वरना भारतीय जनता पार्टी उस सीट को भी अपना सुरक्षित करने में कामयाब हो सके। जी बिल्कुल, ये तीनों सीटों के जो समीकरण बनते नजर आ रहे हैं मनीष जी, यानी कि अगर मैनपुरी सीट को लेकर बात करें तो यहां पर सारे फैक्टर्स एक तरफ, और ये मैंने शुरुआत में ही कहा कि सहानुभूति फैक्टर एक तरफ नजर आ रहा, तो यहां की सीट आप लोगों की पूरी तरीके से पक्की नजर आ रही है। आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राघवेंद्र जी जब भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा कर रहे थे तो उनकी बातों से भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, उस सामंती राजनीति की, जब मैंने ये सामंती शब्द मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रयोग किया तो उनको बहुत चुभा है इस, और कोई भी बात राजनीति में जब चुभती है तो समझिए कुछ सटीक बात लगी है। इसलिए मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी का सुफड़ा साफ कर दिया, 2022 में हरा दिया। अरे समाजवादी पार्टी को हराने की आपकी कुवत नहीं है, आपके पास प्रशासन था, आपके पास पुलिस महकमा था, आपके पास दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक बड़े बड़े नेता 40-40 हेलीकॉप्टर लेकर के गांवों से लेकर के शहरों तक दौड़ा कर रहे थे, 14-14 चार्टर्ड प्लेन लेकर के घूम रहे थे। और उसके बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मुद्दों ने, जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुद्दा उठाया उत्तर प्रदेश की जनमानस के सामने, और उन्होंने बहुत बेबाकी के तौर पे कहा, और उनकी बात पर लोगों ने भरोसा इसलिए किया कि 2012 से 17 तक जो वायदा उन्होंने किया था 2012 के पहले चुनाव में, उसको उन्होंने इंप्लीमेंट किया, पूरा किया उन्होंने। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चुनावी सभाओं में ये बात कहा कि हम 22 लाख नौजवानों को IT सेक्टर में हम नौकरी देंगे, तो लोगों को लगा, युवाओं को लगा कि इन्होंने जो कहा है वो किया है। और आदरणीय नेताजी की जो परिपाटी रही है कि जो कहा वो करके दिखाया, उसका
नाम मुलायम है, और जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। तो इस पार्टी पर लोगों ने विश्वास किया, भरोसा किया कि समाजवादी पार्टी के लोग जो कहते हैं वो करते हैं। उसके साथ ही हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो उत्तर प्रदेश में तमाम सरकारी विभागों में पद रिक्त है, 12.5 लाख से ऊपर जो पद खाली है, हम पहली कैबिनेट की पहली बैठक में हम 12.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। तो लोगों ने उस पर भरोसा किया। जैसे यशवर्धन जी कह रहे थे कि मुद्दों की राजनीति, समाजवादी पार्टी और हमारे नेता श्रद्धेय अखिलेश यादव जी हमेशा मुद्दों की राजनीति करते हैं और मुद्दों के आधार पर राजनीति करते हैं, और उस पर जनमानस भरोसा करता है। अगर भरोसा नहीं करता तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आरएसएस के मोहन भागवत से लेकर के और नरेंद्र मोदी, भरोसा थोड़ा समय दीजिएगा, इनकी थोड़ी बात का इसलिए कि राघवेंद्र जी बहुत ही योगी जी के प्रशंसक प्रवक्ता है, ये पार्टी के प्रशंसक नहीं है, ये योगी जी के प्रशंसक प्रवक्ता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमें ये बात समझना पड़ेगा कि जनता को क्या जरूरत है। आज के समय में डेंगू का जो सवाल उठा है, ये आप कोरोना का देखिए, भारतीय जनता पार्टी इतनी बेशर्म राजनीति करती है कि इसी उत्तर प्रदेश में मां गंगा की गोद से लाशें तैर रही थी। बिहार की सीमाओं तक हमारे उत्तर प्रदेश की लाशें गई कोरोना के समय में। चील, कौओं और कुत्तों ने उन लाशों को नोचा। उसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमने कोरोना पर नियंत्रण पाया, तो ये बेशर्म राजनीति है। चलिए, इस राजनीति को आप कोई भी या विपक्ष के तौर पर कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन जनता के फैसले पर आप कैसे सवाल उठा सकते हैं? भाई जनता ने जिताया ना, सीधी सी बात है। ठीक है, हाँ जी, जल्दी से बात रखिए। आप जनता के फैसले पर सवाल मत उठाइए। ठीक है, हाँ ठीक है, हम 2,500 से कम वोटों से हारे, और हम हारे नहीं है, हमारे नेता, हमारी पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं को चलिए जो भी आपको मौका दिया, आप विपक्ष के तौर पर अपनी आवाज उठाइए। चलिए, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार मैं राघवेंद्र जी के पास आ रहा हूं। राघवेंद्र जी, तीनों सीटों के आकलन को लेकर के अगर मैं बात करूं, राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन जी ने बात की, जहां पर मैनपुरी सीट को लेकर के बात की, सहानुभूति फैक्टर, लेकिन रामपुर की सीट को लेकर के वहां पर थोड़े से समीकरण नजर आ रहे हैं। तो उसकी भरपाई पसमानदा मुस्लिम समाज को लेकर के ये मुद्दा ला करके एक तरीके से भरपाई करने की कोशिश की जा रही है, उसको फतेह करने की कोशिश की जा रही है। राघवेंद्र जी देखिए, आलोक जी, पहले हमारे समाजवादी पार्टी के जो मित्र थे उन्होंने कुछ आरोप हमारे ऊपर लगाए, तो लाइनें उनके विषय में बोलना चाहिए। ठीक है, ये बता रहे सामंती भारतीय जनता पार्टी है, गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी है करती है। आलोक जी ये बताइए, हरिश्चंद्र नाम रख लेने से कोई सत्यवादी हो जाता है क्या? समाजवादी नाम रख लेने से कोई समाजवादी हो जाता है क्या? अखिलेश यादव, डिंपल यादव, मुरला यादव, तेज प्रताप यादव, राम गोपाल यादव, अच्छा यादव और कार्तिकेय यादव, अरविंद यादव, धर्मेंद्र यादव, अनुराग यादव, संध्या यादव, शीला यादव, सरला यादव, आदित्य यादव। अब राघवेंद्र जी, अब आप ये ना कहिएगा आलोक राजा नाम रखने से कोई राजा नहीं हो जाता है। ये जो सामंती बात बता रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा राघवेंद्र जी राघवेंद्र जी कुंवर आरपीएन सिंह और सीपीएन सिंह कौन है? कुंवर आरपीएन सिंह, सीपीएन सिंह कौन है? जितिन प्रसाद कौन है? ज्योतिरादित्य राय सिंधिया कौन है? आप बताइए ना जरा। अनुराग ठाकुर कौन है? चलिए सुनेंगे एक एक करके जी। चलिए भाई, अब नामों को लेकर के क्यों चर्चा हो रही है, उपनामों को लेकर के क्यों चर्चा हो रही है, मुद्दों पर क्यों नहीं बात हो रही है जी? चलिए आप आलोक जी जरा बताएंगे राघवेंद्र जी, ये कौन है? ये जो सुबह भोपाली बने हैं भाजपा से, ये कौन है? किस परिवार के हैं? आप जरा बताइए। चलिए अब सुनिए तो जी, राघवेंद्र जी अपनी बात रखिए। ये कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती, क्या अपराध है क्या? अपराध है। आपको सरकार चलाने के लिए, जनता का भला करने के लिए वोट मिला है, आपको चुनावी मोड में रहने के लिए नहीं वोट मिला है। आपको 5 साल जनमानस से जो आपने वादा किया है, उस वादा को पूरा करने के लिए जनता ने वोट दिया है। आपको इसलिए नहीं दिया है कि आप डुगडुगी लेकर पीटते हैं और कमल निशान का प्रचार करते हैं। आपने जो कहा है उसको करने के लिए आपको जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास। अरे कैसा सबका साथ? सबका साथ अपना विकास भाजपा करती है, किसी का विकास नहीं करती है। सबका साथ लेती है, सबका विश्वास हासिल करती है और अपना विकास करती है और जनमानस के साथ विश्वास करती है। ये भाजपा का कल्चर है। भाजपा का कल्चर जो है वो राष्ट्र हित में हो ही नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी धर्म आधारित जो राजनीति है उसको बढ़ावा देती है, कभी जनता के बारे में नहीं सोचती है। हम लोगों के लिए धर्म आस्था का केंद्र है, हमारे लिए वोट का केंद्र नहीं है। हम धर्म में आस्था रखते हैं, धर्म में विश्वास रखते हैं, लेकिन हम धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगते। डिंपल यादव को उतारा, हो सकता है अखिलेश यादव चले जाए, अयोध्या जाने वाले नहीं है प्रचार करने। अभी 3 उपचुनाव हुए, प्रचार करने तो नहीं गए अखिलेश यादव। अरे अब आप ये तय करेंगे, भाजपा के लोग, हम लोग बसपा के नहीं है कि हमारी स्ट्रेटजी आप तय करेंगे। हमारी स्ट्रेटजी जो है हमारी पार्टी के लोग तय करते हैं।
हमारे राष्ट्रीय नेता करते हैं, हम बसपा के लोग नहीं है कि नागपुर के लोग नारंगी हैं, वो लेटर भेज देंगे, वो काम करेंगे। हम लोग बसपा वाले नहीं है, हम लोग समाजवादी लोग हैं और हम लड़ना जानते हैं, हम झुकने वाले नहीं है। चलिए, बड़ी विडंबना है ये, किस तरीके से चुनाव को लेकर मुद्दे पहले क्या होने चाहिए। दिलीप जी, इस सवाल का जवाब बड़ी बेबाकी से मैं आपसे चाहूंगा। उपचुनाव है, प्रचार चल रहा है, मुद्दे क्या होने चाहिए, जनता के बीच होने चाहिए, विकास को लेकर के होना चाहिए, लेकिन बात राजनीतिक दल यहां पर देखिए धर्म की कर रहे हैं किस तरीके से। देखिए आलोक जी, जो उपचुनाव और जो मेन चुनाव होते हैं, दोनों में बड़ा फर्क होता है। मेन चुनाव में जनता भी पूरी तरीके से अवेयर रहती है कि हाँ चुनावी माहौल है, वोट देने जाना है, पार्टियां भी अपनी पूरी ताकत झोंकती हैं। उपचुनाव में पार्टियां ताकत झोंकती हैं लेकिन एक पर्टिकुलर सीट पर, और वहाँ जो मुद्दे होते हैं वो उस पर्टिकुलर क्षेत्र से कन्फाइंड हो जाते हैं कि वहाँ का जो विधायक था पूर्ववर्ती जिसके उपचुनाव हो रहे हैं, या सांसद था जिसकी सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, उस विधायक या सांसद ने उस क्षेत्र की जनता को क्या दिया और क्या नहीं दिया जी। वो और दूसरा क्या होता है कि उपचुनाव में आम जनता जो किसी पार्टी से कनेक्टेड नहीं है, जो किसी पार्टी की विचारधाराओं से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं है, वो वोट देने भी नहीं जाती है। ज्यादातर लोग पार्टी से जुड़े हुए लोग वोट देने जाते हैं। तो यहां पर फैक्टर कोई मुद्दा काम नहीं करता है। ये सत्य है कि बाई इलेक्शन में कोई मुद्दा काम नहीं करता है, ना वास्तविक ना कोई। यहां पर सिर्फ एक मुद्दा काम करता है कि पार्टी अपने समर्थकों को कितना ज्यादा मोबिलाइज करा करके वोट डलवाने निकाल पाती है, तो वहां की सीट जीत जाती है, अदरवाइज वो हार जाती है। जी बिल्कुल, इसमें कई अहम फैक्टर काम करते हैं। एक बार प्रियंका जी के पास आ रहा हूं। प्रियंका जी, आप बहुत शांत नजर आ रही हैं जब मैं उपचुनाव को लेकर के बात कर रहा हूं। आपका सारा फोकस क्या बस अब 2024 को लेकर है, जिसकी तैयारियां भी साफ तौर पर देखी जा रही हैं कि साउथ से लेकर के किस तरीके से पूरा तरीके से फोकस कर रखा है। क्यों प्रियंका जी? देखिए, अभी यात्रा महाराष्ट्र में है और यात्रा के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि वो जनता की आवाज बनता जा रहा है। जो आवाज कहीं सुनी नहीं जा रही थी, कहीं मीडिया में नहीं दिखाई दे रही थी, उस आवाज को बुलंद करने का काम किया है। आप देखिए किस तरह से आज उन्होंने जो है रेलवे के कुछ इश्यूज उठाए हैं, जिसमें तकरीबन उन्होंने कहा है कि 12 लाख लोगों को रोजगार मिलता है, जिसको अगर प्राइवेटाइज किया जाएगा तो उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। करोड़ों लोगों को सेवाएं दी जाती हैं। तो ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ जिस तरह ये गवर्नमेंट जा रही है, वो भी एक मुद्दा है। और दूसरी चीज, मैं उन्नाव की बात करना चाहूंगी। अगर मैं उत्तर प्रदेश में आऊंगी कि उन्नाव में फिर एक बच्ची का रेप हुआ, फिर उस बच्ची की हत्या हुई। इस दर्दनाक जो कहानी चलती चली आ रही है, इस पर कब ये समाज जागेगा और कब ये सरकार अपनी आंखें खोलेगी? उन्नाव में क्या रेप का गढ़ बना दिया गया है क्या? आप देखिए, लगातार रेप की घटनाएं होती हैं, पर ना पुलिस प्रशासन चौकन्ना रहता है, ना ही सरकार के पास कोई जो है उसके बचाव का कोई तरीका है। मैं पूछना चाहती हूँ कि इन सवालों के जवाब कब देंगे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं? आज मैं आपको मौका दे रहा हूँ, राघवेंद्र जी से आप सवाल करिए। चलिए, प्रियंका जी का सवाल और राघवेंद्र जी देंगे जवाब। राघवेंद्र जी को और प्रियंका जी को एक फ्रेम में लाया जाए। जी, अब प्रियंका जी पहले आप सवाल कीजिए जल्दी से, जो आपके सवाल हो, बड़ी जिम्मेदारी से। जी, मैं सवाल ये पूछना चाहती हूँ, ये गैस का सिलेंडर जो 500 का बिकता था, वो आज 1100 का बिक रहा है, कब कम करेंगे? ये पेट्रोल के प्राइस कब कम होंगे? और ये जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ये कब आप रोजगार देंगे? जो 2 करोड़ रोजगार की आपने बात करी थी, वो कब कर देंगे? गन्ने का पूरा भुगतान आपने कहा था कि हम 15 दिन के अंदर कर देंगे, वो नहीं कर पाए। आप ये कब करेंगे? आप बताइए कि महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर सिर्फ पोस्टर लगाएंगे आप? ये आपके सवाल है। अब चाहेंगे कि राघवेंद्र जी को दिखाया जाए। राघवेंद्र जी, अब देखिए सवाल सुनिएगा। देखिए, गैस को लेकर के, पेट्रोल को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर, गन्ने के मूल्य को लेकर के और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कोई ऑप्शन भी है, कोई चॉइस भी है कि किन्हीं 5 सवालों के या किन्हीं 3 सवालों के जवाब दे प्रियंका जी? सवाल बहुत हैं जी, सवाल अगर बनाने बैठ जाएंगे तो ये सुबह से शाम हो जाएगी, पर सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पाएंगे। जी चलिए, ये तमाम सारे सवाल हैं जिनके मैं जवाब तो लूंगा जिम्मेदारी से, लेकिन एक बार फिर मैं जरा रजनीकांत जी के पास आ रहा हूं। रजनीकांत जी, देखिए, यही मुद्दे कांग्रेस के भी हैं, यही किसानों के मुद्दा, गन्ने का मूल्य, महंगाई, यही तो सब आपके भी मुद्दे। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आप भी तो जनता के बीच जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये मुद्दे बेसिक मुद्दे हैं। यही मुद्दे जनता के हित के मुद्दे हैं। देखिए, इन्होंने कहा था कि मैं 14 दिन में गन्ने का भुगतान करूंगा और ना ब्याज के साथ पैसे दूंगा। ये एकदम झूठी बात निकली। 2 करोड़ रोजगार, ये कितनी भूमिका बनाए, पकौड़े से लेके कितना कुछ भी तो करा नहीं पाए, पकौड़े भी नहीं बेचवा पाए। सुन लीजिए, दूसरी चीज ये, आप इनकी नैतिकता देखिए। अगर आजम खां जी की सदस्यता न जाती
और जयंत चौधरी चिट्ठी न लगते तो ये अपने विधायक को तो जिंदा रखे थे, जबकि उनको नियम से तो उनको बहुत पहले हटा देना चाहिए था, उनकी सजा तो पहले हो चुकी थी। जिस तरह से आजम खान जी को तुरंत उनको ये हुआ कि इनका विधायकी भी चली गई और सब चला गया, तो इस सब का इससे तो इनको वो भी कर देना चाहिए था। वो तो मेरे नेता जयंत चौधरी जी ने महाना जी को चिट्ठी लिखा कि इसमें क्या इनकी सदस्यता रहनी चाहिए, फिर भी बचाने की कोशिश हुई कि उनको लिखा गया सुप्रीम कोर्ट के वो उनको की चिट्ठी दिया जाए कि 2 साल या 2 साल से ऊपर, जबकि वो क्लियर है कि 2 साल कोई सजा किसी को हो गई तो उसको तुरंत करा। उसमें भी कोशिश हुई कि कुछ ऐसा 1 आध दिन का मिल जाए तो उनको बचा लिया जाए। तो ये इनका लोकतंत्र है जी, बिल्कुल ये इनका लोकतंत्र को पूरी ठीक है। अब रह गई बात है कि जहां तक देखिए ये किसानों के मुद्दे पर, नौजवानों सबसे बड़ा तो नौजवानों के मुद्दे पर एकदम 100% फेल है यह सरकार। इतनी बेरोजगारी तो कभी देखी नहीं गई। लड़के प्राइवेट सेक्टर में जाके काम कर लेते थे, वो भी बंद, फैक्ट्रियां बंद है, रोज कराएंगे, सबमिट कराएंगे, ये कराएंगे, कहीं कोई निवेश नहीं, कहीं कुछ नहीं। ये 8 साल 10 साल की सरकार जो है, मतलब आप सोचो कि क्या कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं जनता के बीच में। फिर भी ये जाते हैं और अपना ये कहीं धर्म करम और ये मंदिर बनवा रहे हैं, ये मंदिर बनवा रहे हैं, उस मस्जिद में अजान नहीं होगा, यहाँ ये होगा, वहाँ कोई नहीं करेगा, ये इनका काम है। इससे इनको तो हटाना बहुत जरूरी है और हम इसके लिए अथक प्रयास करके खतौली सीट हमको मिली हुई है और ये 3 सीट जो है इस उपचुनाव को हम जीतने के लिए पूरा अपना दमखम लगाए। आरएलडी तो पूरा दमखम लगा रही है। मैं राघवेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं, कुछ सवाल हैं जिनके जवाब लेकर के, और ये हमारे आज पैनल में एक महिला प्रवक्ता है प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस की, जिन्होंने ये सवाल उठाए हैं। उन्होंने गैस को लेकर के, बढ़ते दामों को लेकर के, पेट्रोल को लेकर के और गन्ने का मूल्य, महिलाओं की सुरक्षा, इन तमाम सारे सवालों के जवाब जरा जल्दी से आप दे दीजिए, मैं चाहूंगा जी। देखिए, सबसे पहले अभी हमारे मित्र बेरोजगारी के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले 2012 से लेकर 2017 तक इनकी सरकार रही। इनकी सरकार में बेरोजगारी दर 17.5%। तो भारतीय जनता पार्टी घूमिए 17.5% आप आंकड़ा, आप प्रैक्टिकल बात करिए और देखिए कितनी रोजगारी थी प्राइवेट सेक्टर में। आप देखिए, ये बातें ना करिए, आपने बेरोजगारी की इंतहा कर दी, हद कर दिया है आप लोगों। क्या आंकड़े हैं आप देखिए जाके, आप देखिए कितनी नौकरियां चली गई। आपने कोरोना के नाम पर अच्छा खासा काट दिया कि कोरोना हो गया और सब चीजें खत्म हो गई। आलोक जी, ये गलत बात होती है, ऐसे नहीं बात होती। क्यों नहीं होती? बात शुरू हुई, बीच में डिस्टर्ब करने लगे। मेरा पक्ष तो आने दीजिए, झूठ बोल के काम करना मेरा पक्ष तो आने दीजिए। चलिए आप अपनी बात रखिए राघवेंद्र जी पहले जी, ठीक है। आपसे सवाल पूछेंगे तो आप जवाब भी चाहेंगे जी, ठीक है। लोगों ने बहुत बेहतर सरकार चलाई। समाजवादी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में 2012 से लेकर 2017 तक 90,000 लोगों को नौकरियां दी, सरकारी नौकरी। भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल कोरोना काल के बावजूद 4.5 लाख सरकारी। सर, आपके वादे क्या थे वो तो याद रखिए। आपने ये कह दिया कि उनकी सरकार गई थी, आपकी तो आई है ना। अरे उनकी तो चली गई, उनकी बातें क्यों कर रहे हैं आप? क्यों चली गई? कुछ कमी रही होगी तभी गई होगी ना। आप अपनी बात करिए ना। आप 2 करोड़ रोजगार लेके आए थे, कहाँ है वो 2 करोड़ रोजगार? आप बताइए, आपने नोटबंदी कर दी, जितने भी लघु उद्योग थे, जो छोटे उद्योग थे, सब खत्म कर दिए। छोटे छोटे जो प्राइवेट सेक्टर्स थे वो भी खत्म हो गए। और आप खुद देखिए, आप बाकी अन्य राजनीतिक दलों के लोगों के पास ज्ञान कम है, आपके पास तो जखीरा है ज्ञान का। जो पूर्व प्रधानमंत्री है, कहते हैं ये पूरा देश उनका कर्जदार है। आप बताइए कि आपको कैसे कर्जदार बनेगा? आपने तो नोटबंदी कर दी रात में उठे तानाशाहों की तरीके से, और इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा दी आपने। और आपने ये भी कहा कि मैं 50 दिन का समय मांगता हूँ, और उसके बाद आपने आज तक उस मुद्दे को लेकर कभी आवाज नहीं उठाई, कभी नहीं बताया कि नोटबंदी के फायदे। चलिए प्रियंका जी, आप ही का तो सवाल मैं कर रहा हूँ, अब जवाब तो सुनिए कम से कम एक बार जी। चलिए ठीक है राघवेंद्र जी, आप जल्दी से जवाब दे दीजिए, ठीक है। मैं जिससे सवाल करूँ वो जवाब दे, ठीक है। जवाब नहीं दे रहे हैं ना, ये तो कह रहे हैं कि हमने उनसे ज्यादा। आप जवाब सुनिए तो वो समय तो थोड़ा सा दीजिए। आपने आपके सारे सवालों का जवाब राघवेंद्र जी देंगे। मैंने खुद एक सवाल आपका नोट करा और पूछा, विपक्ष का सवाल। विपक्ष की भी आवाज उतनी रखता हूँ बुलंद तरीके से, बेबाक तरीके से जी। राघवेंद्र जी अपनी बात रखिए जल्दी से। मैं ये बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में आजादी से लेकर 2017 चलिए सुनेंगे राघवेंद्र जी। मेडिकल कॉलेज थे उत्तर प्रदेश में 2017 तक 13 मेडिकल कॉलेज थे। भारतीय जनता पार्टी ने
ये आपके 35 सरकारी मेडिकल एक भी सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं है, सब नहीं, एक भी मेडिकल कॉलेज सरकारी नहीं है, सब प्राइवेट कंपनियों को आपने दिया है, एक भी सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं है। आपने मेडिकल कॉलेज में कितनी भर्तियां जी, कमाल की बात क्या करते हैं आप? उनमें तो भर्तियां 400 स्टेशन हिंदुस्तान की प्रश्न पूछते हैं, उसके बाद मैं जवाब दे रहा हूँ। आपके यहाँ एक अरे तो सही तो बोलिए, अरे तो सच बोलिए, सच तो बोलिए, पे बैठे ऐसा बोलेंगे। देखिए आप लोग विपक्ष में, आप लोग एक साथ सवाल मत करिए, हम सारे जवाब देने दीजिए, जवाब जी उनको बात पूरी करने दीजिए। राघवेंद्र जी बनाया था उसमें वो भी एक साल के अंदर आलोक 2 बार सर्किल रेट बढ़ाया गया, दूसरे बंजर का भुगतान कर दिया गया। वो पूरा घपला घोटाले के बेचना भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार में आज देश में 7 एक्सप्रेस बने हुए उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राज्य है एक्सप्रेस वाला। हम लोगों ने 10 महानगरों में मेट्रो चलवाने का काम किया, हम लोगों ने 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाए, हम लोगों ने 45 लाख से अधिक गरीबों को आवास उपलब्ध कराया। नौकरी नहीं मिलेगी किसी को, खेतों में खाद नहीं पड़ेगा, खेतों में पानी नहीं होगी, हम जहाज से घूमेंगे। शौचालय बनवाए। एग्रीकल्चर हम खत्म करते जा रहे हैं, एग्रीकल्चर को हम बढ़ावा नहीं देंगे, हम खेती की लागत हमारी नहीं निकल रही है और हम जहाज से घूमेंगे। अरे साहब महंगाई पे बात करिए ना, महंगाई पे क्यों नहीं बात करते? महंगाई पे बात करिए, महिला सुरक्षा पे बात करिए। चलिए ठीक है, अब आप लोग जरा शांत हो जाइए। मैं एक बार दिलीप यशवर्धन जी के पास आ रहा हूँ। दिलीप जी आप देख रहे हैं हर राजनीतिक दल अपनी अपनी बात कर रहा है। सुनिए प्रियंका जी सुनिए। दिलीप जी, अस्पताल मैंने बनवाए, कितने बनाए, ये अस्पताल पीपीपी मोड पे चल रहे हैं, ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। और खास करके जो हालात है डेंगू के और कोरोना के, किस तरीके से जो हालात है उनमें चर्चा ये राजनीतिक दलों को करना चाहिए कि अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, मैंने ये व्यवस्था करवाई है, कहने से नहीं होगा, लेकिन इस पर काम करने से होगा, ना कि बोलने से होगा। मेरी सरकार में इतने मेडिकल कॉलेज बनाए, मैंने इतने एम्स बनवा दिए। दिलीप जी सवाल ये कि पीएचसी सीएचसी में आप बेहतर सुविधाएं करा दीजिए, एम्स में जाने की जरूरत ही ना पड़े, चर्चा इस पर होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है जी। एम्स बनाने की बात क्यों करी जाती है, आईआईटी आईआईएम की बात करी जाती है, लेकिन उसके पहले जो बेसिक स्कूल है हमारे, उनको क्यों नहीं ठीक किया जाता है? सीएससी पीएचसी को ठीक क्यों नहीं किया जाता? अगर सारी राजनीतिक पार्टियां ये दम भरती हैं कि हमने जो भी किया वो बेहतर किया, खराब तो कुछ किया ही नहीं, तो अगर सब बेहतर आपने किया तो आज हालात खराब क्यों है? वर्तमान सरकार भी अगर सब बेहतर कर रही है तो जनता परेशान क्यों है? अगर महंगाई नहीं बढ़ रही है, विपक्ष ने एक मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट है उसको नहीं उठाया, वो मैं कह देता हूं कि प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए का हो गया जो 10 रुपए का हुआ करता था, आपने 5 गुना रेट बढ़ा दिया। मतलब आदमी अगर अपने परिवार को छोड़ने जा रहा है और गरीब आदमी छोड़ने जा रहा है तो पहले वो प्लेटफॉर्म के टिकट में 200 रुपया खर्चा करे, वो भी 2 घंटे के लिए वैलिड है। अगर ट्रेन लेट हो जाएगी तो प्लेटफॉर्म टिकट वैलिड नहीं होगा, उसके लिए आपको फिर दोबारा खरीदना पड़ेगा। तो ये मुद्दे तो जनता से जुड़े हैं, इस पर तो आपको संज्ञान लेना चाहिए। आपको इस देश का डेवलपमेंट करना, इकोनॉमी बढ़ानी है, तो इकोनॉमी बढ़ाने का मतलब ये तो नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग देने वाला पैसा दे रहा है कि अलग अलग मोड में आप उसी से पैसा लेते चले जाएं। उत्तर प्रदेश में आपने मकानों का गृह कर और जो वाटर टैक्स होता था वो 4 गुना बढ़ा दिया, तो ये तो हमें जनता को राहत तो नहीं मिल रही है। आप लाख ढोल पीटी, आपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए होंगे, मैं मानता हूं अच्छी बात है, डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, लेकिन हर आदमी को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जरूरत नहीं है। हर आदमी इंटरनेशनल ना तो बिजनेस कर रहा है ना ट्रैवल कर रहा है। आप मिडिल क्लास की बात भी तो करेंगे, मिडिल क्लास के ऊपर जो बोझा पड़ रहा है उसकी बात भी तो करेंगे। टैक्सेस में कहां से राहत है आप बताइए? कहीं से, चाहे डायरेक्ट टैक्सेस हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस हो। इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके स्टेट का मामला है, डायरेक्ट टैक्सेस आपके सेंटर का मामला है, और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कहां से आपने जनता को राहत दे दी? कहां टैक्स स्लैब में छूट दे दी आपने? बल्कि आपने खाने की उन चीजों पर भी टैक्स लगा दिया जो आदमी की बेसिक नीड होती है, जो डेली नीड होती है, जो गरीब आदमी खाता है, आपने उस पर टैक्स लगा दिया। और आप कहते हैं आप जनता के हित की बात कर रहे हैं। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देना अच्छी बात होती है देश के डेवलपमेंट के लिए, वो भी बहुत जरूरी पार्ट है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी पार्ट है कि जो रोटी कपड़ा और मकान, या जो मूलभूत सुविधाएं, अब रोटी कपड़ा और मकान के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य, ये भी बेसिक जरूरतों में शामिल हो गया है। वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोटी और कपड़ा मकान तो आदमी को चैन से खाने दीजिए, उसकी कमाई के बराबर उसका खर्चा तो हो जाए। आज कमाई कम है और खर्चा ज्यादा, ये सत्यता है मिडिल क्लास के लिए। बिल्कुल, और सत्यता पर भी तो ध्यान दीजिए और स्वीकार करना चाहिए इस चीज को भी। मैं एक बार मनीष जी आपके पास आ रहा हूं। मनीष जी, भले ही हम कितना भी उपचुनाव को लेकर के बात करें, नगर निकाय चुनाव को बात करें, लेकिन जब हम, दिलीप जी ने भी कहा कि मूलभूत जरूरतों की बात करते हैं, रोटी कपड़ा मकान, ये मुद्दे कहीं ना कहीं सर्वोपरि है, पहले इस पर फोकस होना चाहिए कहीं ना कहीं। आलोक जी, देखिए हम जब विपक्ष में होते हैं, हाँ, तो जो बात कहते हैं
हमें सरकार में आने पर उन बातों पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, काम करना चाहिए। इसलिए कि जनता का भरोसा अगर हमारे ऊपर विपक्ष में बढ़ता है तभी हम सरकार बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2017 में एक अलग तरह का नैरेटिव सेट किया और भारतीय जनता पार्टी ने हमारी पार्टी की अच्छे अच्छे किए गए कामों को भारतीय जनता पार्टी ने दुष्प्रचार के माध्यम से हमको गलत साबित किया और अपने आप को सही साबित किया। और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के जनमानस ने भरोसा जताया और साथ देकर के उनकी सरकार बनवाई। लेकिन सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, क्या वो भारतीय जनता पार्टी ने किया? नहीं किया। इसलिए कि आज युवाओं की जो स्थिति है। आ रहा हूं राघवेंद्र जी, अभी आपके पास आ रहा हूं, बस आप ही के पास आ रहा हूं। मनीष जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। मनीष जी को अपनी बात करिए दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। राघवेंद्र जी सारे सवालों का जवाब लूंगा। आलोक जी, हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, आ रहा हूं सर, शांति से सुनिए, बस समय बहुत कम है, एक एक करके सवाल लेंगे, फिर उसका जवाब भी लेंगे। लोग सुनने वाले लोग भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से लोग सवाल जवाब हो रहा है यहाँ पर। जी, किसी की समझ में नहीं आ रहा होगा, जिन्होंने वो म्यूट करके देख रहे होंगे बस कि कौन बोल रहा है क्या, जो भी हमारे दर्शक होंगे। ठीक है सर, सुनेंगे। मनीष जी आ रहा हूं, राघवेंद्र जी सुनूंगा, मनीष जी को अपनी बात पूरी। हाँ, ठीक है, जल्दी से। जो बात इन्होंने कहा कि 90,000 नौकरी युवाओं को मिली थी हमारी सरकार के समय में, मैं उनका थोड़ा सा आंकड़ा दुरुस्त करना चाहता हूं। उनके पास दस्तावेज उपलब्ध है, उनके पास सरकार है। 5 लाख से ऊपर नौजवानों को सरकारी महकमों में श्री अखिलेश यादव जी ने बिना किसी बाहरी संसाधन के नौकरी दिया। तो और एक हास्यास्पद बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बाबा पहली बार लंदन जा रहे हैं। आप ये जानिए, ग्लोबल समिट होने जा रहा है। सुन लीजिए, बहुत राजनीतिक बात मैं कह रहा हूँ कि बाबा लंदन जा रहे हैं। तो बाबा लंदन जा रहे हैं निमंत्रण पत्र लेकर के कि हे विदेशी मेहमानों, हम आपको निमंत्रित करने आए हैं, आइए उत्तर प्रदेश में हम अपना बुलडोजर लेकर के लंदन। अगर कुछ अच्छी चीजें हैं तो सिक्के भी आएंगे वापस, ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। जी, ठीक है, जी, उसके लिए बहुत हर राजनीतिक दल के लोग जाते हैं। वो कोई नई बात नहीं है, वो कोई नई बात नहीं है। आप जी, ठीक है जी, मैं कहाँ डिफेंड कर पाऊंगा? मैं कोई अथॉरिटी हूँ? आई एम नॉट अथॉरिटी। जी, राघवेंद्र जी, अब चलिए राघवेंद्र जी, तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस पूरी चुनावी कवायद के बीच कहीं ना कहीं ये मुद्दे हैं जो सर्वोपरि हैं। लगातार विपक्ष इन मुद्दों को लेकर के अब जवाब चाह रहा है। जल्दी से जी अपनी बात रखिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे को लेकर के काम करती है। हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी के अंत्योदय को, अरे हम मानते तो हैं कि अब सुन लीजिए जल्दी से, शांत कराने में सारा समय लग जाएगा। मैं और भी मेहमानों से वर्जन लेना है उनका। जी सुनिए एक एक करके। ठीक है सर, मैं डिबेट कंडक्ट करा रहा हूँ, सुनिए पूरी बात, मैंने पूरा मौका दिया। जी हाँ, मैंने उनको रोका। अब बोलिए राघवेंद्र जी। शायद ही कोई ऐसा गरीब परिवार हो जिसको हमारी योजना का लाभ ना मिला हो। किसी को मकान मिला होगा, किसी को 5 लाख तक का बीमा मिला होगा। एहसान किया है आपने, एहसान किया है आपने, एहसान किया है आपने। मिडिल क्लास को क्या दिया आपने? ये वर्धन जी का सवाल का जवाब दे दीजिए। मिडिल क्लास को क्या दिया आपने? केवल मिडिल क्लास का पैसा छीना आपने, दिया क्या मिडिल क्लास को आपने? भली प्रकार से जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने विकास और सुशासन के ड्राइव किया है। इस बात का सुशासन, सारे गुंडे भाजपा में भरे पड़े हैं। चलिए भाषा की संयमता बनाए रखें, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मत करिए। जी, सुशासन दिया आपने, किस बात का सुशासन? राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, गुंडागर्दी करती है। अरे एकदम गुंडा करती है। जिसके मुख्यमंत्री के ऊपर 18 मुकदमे आपराधिक है, जिसने अपने मुकदमा स्वयं वापस किया हो, वो कहे कि हम सुशासन देंगे। आप लोगों की सरकार। चलिए, अगर किसी पार्टी का मुख्यमंत्री, रुक जाइए दिलीप जी, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। बहुत अहम सवाल, क्योंकि लगातार सवाल में अगर कोई मुख्यमंत्री कहता है हम सुशासन देंगे, तो विपक्ष को सवाल उठाना ज्यादा अच्छा लगता है कि सहयोग करना कि हाँ मैं भी साथ दूंगा अगर सरकार सुशासन की बात कर रही हो? मैं बहुत जिम्मेदारी से इस सवाल का जवाब पूछ रहा हूं। विपक्ष की भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है। विपक्ष की जिम्मेदारी आलोक जी बिल्कुल बनती है, लेकिन उससे पहले पक्ष की जिम्मेदारी आती है कि पक्ष विपक्ष का साथ मांगे तो विपक्ष अपने आप साथ देने कहां चला जाएगा, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, जो पॉलिटिकल पावर है, जो गवर्नमेंट की पावर है, वो तो सत्ता के पास है। सत्ता अगर विपक्ष को इनवाइट करो और विपक्ष साथ ना दे तो विपक्ष की गलती है, या विपक्ष ऑफर करे इस बात को, लेकिन ऑफर करने में जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं उसमें हस्तक्षेप करने का विपक्ष को कानूनी रूप से अधिकार नहीं होता है। हाँ, ये जरूर होता है कि जो इंप्लीमेंटेशन होने जा रहा है, कोई पॉलिसी बनने जा रही है, उसमें सत्ता चाहे तो विपक्ष का साथ मांग सकती है, विपक्ष से सलाह मांग सकती है, और इसीलिए विधानसभाओं के सत्र होते हैं। लेकिन ये दुखद है, ये दुखद भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये समाजवादी पार्टी के लिए भी था, इसके पहले बहुजन समाज के लिए भी था, कि जो पार्टी सत्ता में होती है वो कभी विपक्ष की सलाह पर अमल नहीं करती है।
अच्छा, मुझे लगता है कि आज आप पानी पीने से पहले राघवेंद्र जी इस सवाल का जवाब दे दीजिए, और मैं इस सवाल का जवाब जरा चाहूंगा कि मुस्कुरा के आप दें, खास करके विपक्ष के लिए, कि भाई विपक्ष कहता है हम तो साथ देने की बात करते हैं, आप लोग साथ लेते नहीं है, लेकिन मुस्कुरा के मैं चाहूंगा इस सवाल का आप जवाब दें जी। नहीं आलोक जी, बड़ी प्रकार से अब जिनके नेता खुद ही जमीन कब्जा करते हैं, नहर विभाग की जमीन में गेस्ट हाउस बनवाते हैं, वो अब आप उदाहरण मत दीजिए। देखिए मैंने जो कहा है कि कम से कम, अरे भाई तमाम सारे उदाहरण आ जाएंगे, ये लीजिए। फिर मैंने तो कहा था कि आप एक आमंत्रण भेजिए, आप अपनी तरफ से एक शुरुआत कर दीजिए। मैंने तो राघवेंद्र जी आज ऐसा सोचा था जी, जल्दी से। उसमें जो है 70% भाग तो इन्हीं नेताओं का है, समाजवादी पार्टी के ही लोग के, जो जमीन ग्राम विकास विभाग के राज्य मंत्री हैं विजयलक्ष्मी गौतम जी। देवरिया में उनके ऊपर हमारे शहर के पौष इलाके में जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है, अखबारों में छपा है। ये भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा है। दो दिन पहले विजयलक्ष्मी गौतम के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया जमीन कब्जा करने का। क्या बात करते हैं आप? आपकी सरकार में राज्य मंत्री जमीन कब्जा कर रहे हैं। हम लोगों ने 30,000 करोड़ की संपत्ति छुड़वाई है अपराधियों पे, बुलडोजर चलवाया है। लेके जाइए बुलडोजर लंदन, बाबा लंदन लेके जा रहे हैं, चिटकुना लेकर के घूमना पड़ रहा है आपको। छुड़वाने इलाहाबाद हाईकोर्ट में उठाते हो, आपके नेता आप जा रहे हैं लंदन में बुलडोजर लेकर के, बाबा निमंत्रण पत्र लेकर के जा रहे हैं कि हमारे यहाँ चलिए पैसा इन्वेस्ट करिए। अरे इससे बड़ा दुखद कुछ नहीं हो सकता है कि एक सरकार के मुख्यमंत्री को निमंत्रण लेकर के जाना पड़ रहा हो कि ग्लोबल समिट में शामिल होने के लिए आइए। अरे सरकार की इतनी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि विदेशी निवेशकों को पूछना ना पड़े और स्वयं चल करके आए और कहें कि हम आपके राज्य में पैसा लगाना चाहते हैं। तो एक ऐसा माहौल दे दीजिए ना, और उसमें बीजेपी जो कर रही है उसमें सहयोग भी करिए। चलिए खैर इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। मैं एक बार रजनीकांत जी के पास आ रहा हूं। कुल मिलाकर के इस उपचुनाव के जरिए कहीं ना कहीं एक तरीके से जयंत चौधरी का भी एक इम्तिहान साफ तौर पर कहा जा सकता है। नहीं इम्तिहान क्या, ये तो हमको जीतना ही है, ये सीट हमको जीतनी है, और इससे इम्तिहान क्या, चुनाव है, हम चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव की पूरी तैयारी में है। हाँ। मेरी तैयारी कल से शुरू हो, हमारी रैलियां शुरू हैं, और हम किसानों के मुद्दे पर तो हमेशा लड़ाई लड़ते ही रहते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि राष्ट्रीय लोकदल हमेशा किसानों के मुद्दे पर चाहे छोटी चाहे बड़ी लड़ाई हमेशा लड़ता रहता है, ज्ञापन के माध्यम से, धरने के माध्यम से, उसके आंदोलन के माध्यम से मैं इस पर काम करता रहता हूँ। और ये आप लोगों के मीडिया के लोग थोड़ा कम दिखा पाते हैं, लेकिन ये कि हम लोग तो निरंतर इसमें लगे रह गई बात ये, जहां तक कि चुनाव की बात है, तो अब ये चुनाव में देश भर के आडंबर, ये सब चीजें जो चलती हैं, जो धर्म है, मंदिर है, मस्जिद है, ये इसको उठाएंगे, इसको लेके चलेंगे। लेकिन जनता अब समझ गई है जी, जनता समझ गई है। ये उपचुनाव हम लोग जीत रहे हैं, ये तीनों सीटें हमारा गठबंधन जीत रहा है। और जहां तक मैनपुरी की बात आलोक जी, वहां तो मुलायम सिंह जी को श्रद्धांजलि मिल रही है, और उनको वहां की जनता श्रद्धांजलि देगी, उस पर तो कोई सोचने की बात ही नहीं जी। रामपुर की जहां तक बात, रामपुर की सीट भी समाजवादी के साथी मेरे बैठे हुए, इन लोगों का मंथन चल रहा है, हमारे वहां उचित कैंडिडेट डिसाइड हो रहा है, और हम सब लोग लग के मेहनत करके उस सीट को भी जीतने की पूरी प्रयास। चलिए प्रियंका जी, एक फाइनल कमेंट 30 सेकंड में आपसे भी मैं जरा चाहूंगा, आज के इस उपचुनाव को लेकर के आप लोग भी किसी को बैक सपोर्ट कर रहे हैं क्या? नहीं, जैसा कि आपको पता है कि उपचुनाव में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बट हमारा जो फोकस है वो निकाय चुनाव में है और पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। अभी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है, मैं उसके बारे में चुनाव से हटके है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ एयरपोर्ट की बातें कर रहे थे, तो मुझे बड़ा हंसी आ रही थी। ये जनता के पैसों से एयरपोर्ट तो बनाते हैं, पर बाद में अपने मित्रों को हैंड ओवर कर देते हैं, और वो भी औने पौने दाम में, जो प्रॉफिटेबल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर यही करना है तो एयरपोर्ट गिनाते क्यों अपने काम को? वो तो आप अपने मित्रों के लिए बनाते हैं। जितने भी PSUs हैं, जो भी सरकारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको तो आप धीरे धीरे करके अपने मित्रों को हैंड ओवर करते चले। प्रियंका जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, समय बहुत कम है, लेकिन इस सवाल के जवाब पे मैं एक दिन अलग से इस पे डिबेट रखूंगा, फिर आपको ही बुलाऊंगा और राघवेंद्र जी को बुलाऊंगा, आप सीधे उनसे इस मुद्दे को सवाल करिएगा। लेकिन आपने जो देखिए तमाम सारे सवाल किए, उन तमाम सारे सवालों का जवाब एक जनता के प्रतिनिधि के तौर पर मैंने आपसे पूछे। जल्दी से राघवेंद्र जी, कुल मिलाकर के उपचुनाव को लेकर के आप लोग किस तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं, और खास करके रामपुर सीट को लेकर के अगर मैं बात करूं तो राघवेंद्र जी, जल्दी से एक फाइनल कमेंट के तौर पर आपसे चाहूंगा।
देखिए, रामपुर, मैनपुरी, खतौली हुआ मेरा 90% काम पूरा हो चुका है। हाँ। मात्र प्रत्याशी घोषित होने की बात है, प्रत्याशी आने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी तीनों सीटें बहुत बड़ी बहुमत से जीतेगी। अच्छा, वो जो काम पूरा हो गया मतलब राघवेंद्र जी देखिए ये सब लोग पूछ रहे थे, ये बता दीजिए जल्दी से मुझे। कौन सा काम? हाँ ठीक है, देखिए सब देखिए सबकी बातें खिल गई। देखिए इस सवाल को लेकर के इतनी हॉट डिबेट में सबके चेहरे पे हंसी आ गई इस छोटे से सवाल को लेकर के। आप बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए कौन सा काम? ठीक है, जो है बूथ से लेकर के जिले तक। अच्छा, ठीक है, चलिए। कंप्लीट है, मंडल इकाई में सूचना पहुंच गई है, जिले के लोग अपनी गतिविधियां करने लगे हैं। हम लोग चलिए ठीक है, फिलहाल जो तैयारियां पूरी उन्होंने बताया भी, बूथ से लेकर के मंडल तक तैयारियां बहुत सारी होती हैं। चलिए, आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका जी आपका भी, मनीष जी आपका भी, रजनीकांत जी आपका भी, दिलीप यशवर्धन जी आपका भी, राघवेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो उपचुनाव को लेकर के सरगर्मियां जोरों पर हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन बाजी मारता है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। नमस्कार।